आइए, आपका डिजिटल पब्लिक स्कूल ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ते हैं जीवों का विकास। जीवों के विकास के क्रम को देखते हैं तो हमारे पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों, पेड़ पौधे और जंतुओं की लाखों प्रकार की प्रजातियां पाई जाती है और उनमें कुछ जीव जंतु ऐसे हैं जो अधिक समय तक के जीते हैं और कुछ कम समय तक के जीते हैं। ऐसे जीव भी हैं जो अपने आप को प्रकृति के अनुसार ढाल नहीं पाते हैं और ऐसे जीव विलुप्त हो जाते हैं। आइए हम लोग देखते हैं कि हम लोग डायनासोर के नाम सुने होंगे। डायनासोर उस समय जब डायनासोर का युग था, आज से समथिंग 2 लाख से 6 लाख वर्ष पूर्व उस समय का जब युग था तो उस समय मनुष्य का अस्तित्व नहीं था और मनुष्य का अस्तित्व नहीं था। तो बाद में ऐसा हुआ कि धीरे धीरे प्रकृति में परिवर्तन हुआ, भूकंप हुआ और बहुत सारे ना जाने क्या क्या हुआ, जिनके वजह से ये डायनासोर की प्रजातियां लुप्त हो गई, खत्म हो गई और इनका जीवाश्म के रूप में हमें मिलता है। और जीवाश्म के रूप में हमें मिलता है तो हमें जबलपुर के लमेटा घाट और नर्मदा नदी के घाट में हमें जीवाश्म, डायनासोर के जीवाश्म मिले हुए हैं। और उस समय डायनासोर के जीवाश्म के रूप में उस समय जब डायनासोर का युग था उस समय कुछ पौधे भी पाए गए, जैसे कि फर्न, मास, साइकस और गिंको। फर्न, मास, साइकस, गिंको ये उस समय जब डायनासोर के युग में प्राप्त था उसी समय का ये गिंको पूछ सकता है कि गिंको जापान में जापान में हिरोशिमा नागासाकी पर सन 1945 पर परमाणु बम गिराया गया था अमेरिका के द्वारा। तब वहां पर विध्वंस हो गया, पूरा सब जगह तबाह हो गया। तो उस समय जब तबाह हुआ तो गिंको नामक पौधा उत्पन्न हुआ, जो यह पता लगा कि ये डायनासोर के युग का है। आइए हम लोग देखते हैं जितने भी जीव जंतु है वो जीव जंतुओं का आवास पर निर्भर करते हैं। जीव जंतु हमेशा कहीं ना कहीं दल पर या एक जगह पर अपने एक जगह पर रहता है, जहां पर जिस जगह पर रहता है उन्हें उसे आवास कहा जाता है। आवास में क्या क्या होता है? जीव जंतु की बुनियादी जो जरूरत रहता है, जैसे कि भोजन, प्रजनन, सुरक्षा, बुनियादी जरूरत जो हमें हर एक व्यक्तियों की जरूरत पड़ती है, भोजन, प्रजनन, सुरक्षा। देखो, जो भी जीव जंतु एक जगह रहेगा तो वहां पर उन्हें भोजन मिलेगा, भोजन पर्याप्त मात्रा में रहेगा तो जनसंख्या बढ़ते हुए जाएगा। हाँ, अब यहीं पर यदि जनसंख्या लगातार बढ़ती हुई बढ़ा और उन्हें भोजन की कमी होता गया, तब क्या होगा? वहां पर जीव जंतु अनियंत्रित हो जाएगा। देखो, जनसंख्या बढ़ते हुए जाएगा और भोजन की मात्रा कम होते जाएगा तो जनसंख्या क्या हो जाएगा? अनियंत्रित। और अनियंत्रित जनसंख्या जब हो जाएगा तब वहां के जीव जंतु आपदा प्रबंधन, द्वंद्व, लड़ाई, ये सब चीज वहां पर होते जाएगा, जिससे बहुत सारे जीव जंतु जो आपस में जो अपने आप को ताकतवर समझते हैं ऐसे लोग जी सकते हैं, जीवित हो सकते हैं। अर्थात अनुकूलन इसी में से रिलेटेड है। ये अनुकूलन ऐसे जीव जंतु जो अपने आप को वातावरण के अनुसार ढाल लेते हैं, ऐसे जीव जंतु जो अपने आप को वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं, अपने आप को ढाल लेते हैं, जिससे वे जीवित रहते हैं, अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं। आइए हम लोग देखते हैं डार्विन हमेशा पूछा जाता है, डार्विनवाद का सिद्धांत। तो डार्विन देखो, बचपन से एक रुचि वैज्ञानिक थे, बहुत ही अधिक जानने का प्रयास करते थे, हर जगह उन लोग घूमे। जब डार्विन को बीगल का सिद्धांत भी कहा जाता है। बीगल कोई व्यक्ति का नाम नहीं है, बीगल एक जहाज है। जहाज में जब डार्विन 1831 में जब गया तो उन्होंने दक्षिण अमेरिका से होते हुए बहुत सारे पृथ्वी के अन्य महाद्वीपों
महाद्वीपों में गया। और डार्विन का मुख्य कारण यह था जानने का कि वो जाएगा, बहुत सारे जीव जंतुओं को देखेगा, उनके बारे में अध्ययन करेगा। और वहां पर मुख्य कारण था नक्शा तैयार करना, नक्शा तैयार करना, खनिज संसाधन का पता लगाना, कहाँ पर कोयला है, कहाँ पर पेट्रोलियम है, कहाँ पर खनिज तत्व है, सोना, गोल्ड, और ये बहुत सारे। जैव विविधता, जैव विविधता मोस्ट पॉइंट है। जैव विविधता का मतलब ये होता है कि जीवों में, चाहे जंतु या पादप, सभी जगह में जितने भी जीव जंतु हैं उनके प्रजातियों में कुछ न कुछ विभिन्नताएं पाई जाती है, कुछ न कुछ विभिन्नताएं पाई जाती है, जिसे जैव विविधता कहते हैं। और इसे जैव विविधता कहते हैं। सफर के दौरान देखते हैं सेकेंड पॉइंट, सफर के दौरान जीवों का खाद्य श्रृंखला देखा, अर्थात संघर्ष देखते हैं। सफर के दौरान जब डार्विन गया तो खाद्य श्रृंखला देखा, जीवों में खाद्य श्रृंखला ऐसे देखा कि कोई जीव जंतु घास को खाता है तो कोई जानवर उसी जंतु को खाता है। एग्जाम्पल, छोटी मछली बड़ी मछली को खाता है। इस प्रकार उसने देखा कि हर एक जीव जंतु जो आपस में संघर्ष कर सका वही जीवित रह सका। देखो, उष्णकटिबंधी जंगल, प्राणियों, उष्णकटिबंधी जितने भी जंगल है जहां पर जितने भी प्राणी हैं और उनके आवास, ये सब चीज का अध्ययन किया कि जंतु अपने आप को कैसे ढाल लिए। जब देखते हैं गलापागोस के द्वीप में जब जाते हैं डार्विन, तो देखते हैं कि बहुत सारे फिंच जाति के पक्षियां हैं जिनकी कुछ चोंचें लंबी, कुछ चोंचें छोटे, और जिनका भोजन भी अलग अलग प्रकार का था। कोई बीज खाता था, कोई फल खाता था और कीड़े खाते थे। तो इनके बारे में भी क्या किया, डार्विन ने अध्ययन किया। जीवाश्म के बारे में अभी बताया कि बहुत सारे जीव जंतु अचानक अकारण प्राकृतिक दुर्घटना से क्या होते हैं, दब कर खत्म हो जाते हैं, तो उनका एक चित्र बन जाता है। किसी भी प्लेट में ऐसा जब खत्म हो जाते हैं तो उनका एक परत, लेयर, सतह बन जाते हैं। और जीवाश्म ईंधन 2000 से 6 लाख वर्ष पूर्व, लाख करोड़ वर्ष पूर्व, लाख वर्ष, उस समय क्या होता था कि कोई भी यदि प्राकृतिक दुर्घटना हुआ तो सभी पेड़ पौधे जीव जंतु क्या होगा, जमीन में हड़तल के वजह से क्या हुआ, भूतल में भूकंप के आने की वजह से सब आपस में दब गए। और बहुत ही तीव्र दाब और तीव्र टेम्परेचर की वजह से क्या हुआ, उनके परिवर्तन होते गया और यही क्या हुआ, वास्तव में कोयला, ईंधन, खनिज, इसमें क्या हो गया, रूपांतरित हो गया। ये हो गया। अब इधर हम लोग देखते हैं सजातीय लक्षण, समृद्धि लक्षण। सजातीय लक्षण वे लक्षण हैं जिनकी आधारभूत संरचना अर्थात बनाया हुआ बुनियादी संरचना समान होता है परंतु उनके कार्य अलग होते हैं। आधारभूत संरचना समान परंतु कार्य अलग होते हैं। अब जैसे कि जो उनका बनावट है वो समान रहना चाहिए परंतु उनके जो कार्य रहते हैं अलग अलग रहते हैं। जैसे कि यदि हमारे बॉडी को लेते हैं तो हमारा हाथ का कार्य अलग, हमारे आंख का कार्य अलग, हमारे मुंह का कार्य बोलने का। ऐसे ही देखते हैं आधारभूत संरचना समान रहता है परंतु उनके सभी का कार्य अलग अलग रहते हैं। जैसे कि पक्षियों के पंख को देखते हैं, उनकी संरचना समान रहता है। इस प्रकार देखते हैं पक्षियों के पंख में ऐसा रहता है, उड़ने का ऐसा बॉडी से जुड़ा हुआ रहता है। और वैसे ही मनुष्य की भुजा भी ऐसे ही रहता है। तो इससे यह पता चलता है कि आधारभूत संरचना अर्थात बनाया हुआ सेम रहता है परंतु उनके कार्य अलग अलग रहते हैं। देखो, मनुष्य की भुजाएं हम लोग कार्य कर सकते हैं लेकिन पक्षियां भुजाएं के जो पंख रहते हैं उनमें सिर्फ उड़ने का ही कार्य करते हैं। कुत्तों की अगली टांगे, मेढक के अग्रपाद। समृद्धि देखते हैं, ये होगा सजातीय लक्षण। बच्चों कभी ना भूलना, ये बहुत ही मोस्ट IMP है जिनके आधारभूत संरचना आधार बना हुआ समान होता है परंतु कार्य अलग होते हैं। एग्जाम्पल, पक्षियों को मनुष्य की भुजा, कुत्ते के अगली टांगे, मेढक के अग्रपाद। समृद्धि देखने में समान, वृत्ति मतलब देखना, समान रूप से देखने में समान दिखाई देता है परंतु उनकी बनावट और कार्य अलग अलग होते हैं। क्या और कार्य
भिन्न होते हैं। एग्जाम्पल, कीटों की पंख और पक्षियों के पंख को आप लोग देखे होंगे कि कीटों के पंख और पक्षियों के पंख में कैसे अंतर पाई जाती है। उनकी रचना और बनावट अलग से रहती है, अलग टाइप का दिखता है, लेकिन उनका कार्य भी अलग अलग रहता है। इसी को ही बोला जाता है समवृत्ति। देखने में समान और रचना और कार्य अलग अलग, अर्थात कीटों के पंख और पक्षियों के पंख। अनुकूलन के बारे में आपको बता दिया कि जो वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? अनुकूलन। जो जीव जंतु जो परिस्थिति के अनुसार अपने आप को वातावरण के अनुरूप ढाल लेते हैं उन्हें बोला जाता है अनुकूलन। कृत्रिम चयन के बारे में देखते हैं। कृत्रिम चयन वह चयन है जो मनुष्य कृत्रिम रूप से किसी भी जंतु को अपने लाभ के लिए बनाते हैं। अब एग्जाम्पल में आप लोग जानते हैं कि जो मनुष्य अपने लाभ के लिए बनाते हैं उसे कृत्रिम चयन देखते हैं। हाइब्रिड बहुत सारी चीजों को आप लोग देखते हो, फलों को, बीज का बड़ा बड़ा जो रहता है अमरूद, और गाय भी देखे होंगे जो बहुत लीटर, जर्सी गाय जिसे बोला जाता है 40 से 50 लीटर दूध भी देते हैं। ऐसे जो जानवर हैं जो मनुष्य अपने स्वभाव से कृत्रिम चयन के द्वारा बनाए जाते हैं उन्हें बोला जाता है कृत्रिम चयन। प्राकृतिक चयन जो प्रकृति रूप से चला आ रहा है, जो जिसमें कोई भी छेड़खानी नहीं होता, जो प्राकृतिक रूप से चलते हुए आ रहा है, उसे बोला जाता है प्राकृतिक चयन। अब देखते हैं नई कोशिका का निर्माण कैसे होता है। नई कोशिका का निर्माण पुराने जो कोशिका रहते हैं उन्हीं कोशिका से ही, पूर्ववर्ती कोशिका से ही नई कोशिकाओं का निर्माण होता है, अर्थात पूर्ववर्ती कोशिका के द्वारा ही नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। और देखते हैं यहाँ पर डायनासोर का जो आकार रहता है, छोटे से छोटे डायनासोर का आकार 25 सेंटीमीटर और सब बड़ा से बड़ा 40 मीटर का होता है। और इनका उदाहरण हम लोग देखते हैं कि डायनासोर लगभग बहुत छोटे से छोटा भी था और बड़े से बड़ा, जिनके प्रतिरूप हम लोग देखते हैं बहुत सारे पक्षियों को, शुतुरमुर्ग को देखे होंगे और बहुत सारे ना जाने हाथी को भी देखे हैं आप। हाथी भी एक छोटा रूप है उनका। अगर आपको हमारे यह वीडियो आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो हमारे डिजिटल पब्लिक स्कूल यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।